हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में लगातार एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस पहाड़ी राज्य में होने वाला हर निर्माण इसकी आधारभूत संरचना पर बदलाव का नतीजा बनता जा रहा है। एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहे हैं। प्रदेश की सियासत पर भी इन हादसों का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ धामी सरकार चारधाम यात्रा मार्ग पर संवेदनशील क्षेत्रों का सर्वे करवा रही है, तो दूसरी तरफ गौरीकुंड में बने अवैध दुकानों को जमींदोज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत करीब 40 अवैध दुकानों को डिमोलिश कर दिया गया है। ऐसे में सवाल यहां पर कई खड़े हो रहे हैं कि हर साल चारधाम यात्रा से पहले सर्वे की बात सामने आती है, बावजूद इसके हर बार उत्तराखंड हादसों का मंजर देखने के लिए जनता मजबूर क्यों हो जाती है? जनता आखिर अपनी जान क्यों गंवाती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों की जिंदगी खतरे में है। इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, लेकिन सवाल बार बार यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर इससे पहले जो घटनाएं घटी हैं, क्या उससे हमने सबक लिया है? साइंटिफिकली अप्रोच को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विकास के नाम पर कहीं हम विनाश की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान है बीजेपी से। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। कांग्रेस से शिषपाल सिंह बिष्ट जी हैं और आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा हमारे साथ सीधी लाइव बनी हुई हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले सत्यवीर सिंह चौहान जी आपसे मैं करना चाहूंगा। तस्वीरें हम देख रहे हैं, उत्तराखंड से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर बार हर बरसात में उत्तराखंड की पूरी जो सूरत है वो बदल जाती है, लेकिन हाल फिलहाल जो घटना घटी, गौरीकुंड का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें जो लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुराने जो सर्वे थे वो धरे के धरे रह गए। हर बार सर्वे होते हैं, हर बार रिपोर्ट तैयार होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो सर्वे दूर दूर तक नजर नहीं आते। और शायद यही है, उसी लापरवाही का ये नतीजा है कि आज इतना बड़ा हादसा हुआ। अब तक जो 3 डेड बॉडी है वो बरामद हुई है। कितने लोग दबे हैं फिलहाल इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है। जी सचिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से आप देखोगे तो बहुत ही भिन्न है अन्य राज्यों से। और महत्वपूर्ण ये आज के दिन में यह है कि भाई मानसून सीजन चल रहा है। हमारी सरकार और शासन कितना इसमें दिन रात काम में लगा हुआ है, और इस प्रकार की जो भौगोलिक दृष्टि से हमारी जो सरकार है वो लगातार काम कर रही है। पिछले जिस प्रकार से भी अभी जो सामने जो घटनाएं आ रही है, सरकार और प्रशासन लेवल पे जो काम हो सकता है लगातार काम कर रहे हैं। और जो गौरीकुंड की आपने घटना बताई है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। मगर जिस प्रकार से यहाँ की भौगोलिक दृष्टि है, उस प्रकार से कभी कभी इस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं कि हमारी तैयारियां पूर्ण होती है, मगर इस प्रकार के कभी कभी हमें देखने को मिलती है। मगर इसमें महत्वपूर्ण यह है सचिन जी कि सरकार की तरफ से और स्थानीय जिला प्रशासन कितना उनका सहयोग कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सत्यवीर सिंह जी, कब तक हम दुख पर दुख जताते रहेंगे? हादसे होंगे, हम कैमरे के सामने सांत्वना दे देंगे कि हाँ बहुत बड़ी घटना घटी है, मुआवजा दे दिया जाएगा, सरकार काम कर रही है। कब तक ये होता रहेगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं था, प्राकृतिक आपदा है उसको तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन वक्त रहते अगर जमीनी स्तर पर कुछ प्रबंध किए होते तो बहुत हद तक इस पर जो नुकसान हुआ है इसको कम किया जा सकता है। ये तो आप मानते हैं ना? मैं सचिन जी आपको कहना चाहता हूं कि जिस त्वरितता से काम किया गया और जितना सरकार ने देखा है कि उस हिसाब से लगातार उत्तराखंड में काम हो रहा है। विगत मैं कहना चाहूंगा कि 5-6 वर्षों से इतना परिवर्तन उत्तराखंड के अंदर आया है कि हमें जो पहले जो घटनाएं मिलती थी, एकाएक इतनी सारी घटनाएं मिलती थी कि पूरा का पूरा शासन प्रशासन को कई दिनों तक लग जाता था। मगर आज इस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है कि चंद मिनटों में या चंद घंटों में वहां तक पहुंचा जा सकता है। वहां से किस प्रकार से कम जान माल की हानि हो, वो सब आज मैं कहना चाहता हूं जब से रोड की कनेक्टिविटी हुई है, इन सब आपदाओं से बचने में हमें काफी मदद मिली है। कम से कम जान माल की हानि की होने की हमें नहीं। सत्यवीर सिंह जी, सड़कें बनी हैं लेकिन पहाड़ खोखले हो रहे हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम विकास के नाम पर विनाश की तरफ भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सचिन जी, अब मैं आपको रोकना चाहूंगा।
एक तरफ तो आप लोग डिबेट करते हैं कि गाँव में रोडें नहीं पहुंच रही है, एक तरफ कहते हैं नहीं, कि ठीक है, मैं सर उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं। जिन दुकानों के ऊपर लैंडस्लाइड हुआ है सर, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अवैध तरीके से अगर बनी हुई थी तो पहले उनको क्यों नहीं हटाया गया? उसके बाद 40 दुकानों को डिमोलिश कर दिया जाता है, उसके बाद सरकार का एक्शन उससे पहले क्यों नहीं किया गया? ऐसे डेंजरस जोन जहां पर लोगों के मकान बने हैं, दुकानें बनी हैं, जब हादसा हो जाता है उसके बाद सरकार एक्शन लेती है। सवाल इस पर उठ रहे हैं। आप सड़कें बनाइए, विकास करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन इसकी गाइडलाइन क्या है? इसकी कुछ तो ड्राफ्ट तैयार किया होगा ना। डेंजरस जोन पर जो मकान बने हैं, दुकानें बनी हैं, उनको लेकर क्या गाइडलाइंस है? सचिन जी, कभी कभी हम जब डिबेट पे बैठते हैं, मैं नहीं जानता कि आप कितना उत्तराखंड को जानते हैं, उसकी भौगोलिक दृष्टि को कितना जानते हैं, आप उत्तराखंड के कितने पहाड़ी क्षेत्रों को घूमे, कितने आपने उसका आपने डेटा कलेक्ट किया है। तो आप बताइए सर, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। उत्तराखंड में अगर आप देखा जाएगा कि जितना विगत दिनों में जिस प्रकार की आपदाएं आई है, सरकार ने जितना अपनी तंत्र को विकसित किया है, अनेक तरीके से विकसित किया है, चाहे हमारा वाडिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे हमारा सेंसरिंग इंस्टीट्यूट हो, वो हमने तमाम जगह वो काम किए हैं, जिससे कि हमें बहुत ही, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत इस बड़े स्तर पर हमने काम किया है कि कम से कम नुकसान हो। हमारा खासकर कि जो हमारे गांव बसे हैं, ऐसी ऐसी जगह पे बसे, मगर उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, हमारी सरकारों ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। आज उन तरीके से काम हो रहा है कि जिससे कि विश्व स्तर पे देखा जा सकता है कि नहीं। सत्यवीर सिंह चौहान जी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। ठीक है, इसके मैं आपके पास में आऊंगा। हमारे साथ और स्पोक्स पर्सन भी बने हुए हैं, शिषपाल सिंह जी। जिस तरह से गौरीकुंड में हादसा हुआ, अब वो कह रहे हैं कि भैया हमारी सरकार तो पुरजोर तरीके से जुटी हुई है, जहां पर घटना घटती है हम क्विकली एक्शन भी लेते हैं, युद्ध स्तर पर काम भी होता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी लापरवाही? दुकानें थी, पूरा का पूरा पाड़ दरकता हुआ उनको पर गिर गया। कितने लोग लापता हैं फिलहाल एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऐसी जगह जो डेंजरस पॉइंट है वहां पर अभी भी लोग रह रहे हैं, ये बात तो क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जो ये गौरीकुंड का हादसा है, और ये गौरीकुंड जो है ये केदारनाथ का बेस है, और केदारनाथ में 2013 की जो है अप्रत्याशित आपदा हम सब लोगों ने देखी। उसके बाद ही जिस नाले में ये आपदा आई है वहाँ, और वहाँ पर आप बताएं किस तरीके से अनधिकृत तरीके से वहाँ पर ये लोग रह रहे थे, ये दुकानें या जो भी स्ट्रक्चर था वो बना हुआ था। आज स्थानीय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? सीधे लापरवाही का मामला। एक होती है देवी आपदा, एक होती है मानवीय चूक। जो लापरवाही का मामला है, ये लापरवाही के मामले है, क्योंकि चमोली के अंदर जो आपने देखा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट की घटना थी और 16 लोगों की जान गई, वो भी जो है लापरवाही का मामला है। लेकिन सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज जो पूरे प्रदेश की स्थिति है सचिन जी, वो हम रेणी की आपदा रही हो, चाहे वो जोशीमठ की आपदा को आप देख रहे हैं, अभी हम उससे उभरे नहीं है। किसी भी आपदा से जो है सरकार सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। लोग वहां पर जोशीमठ में तो साल भर पहले से जो है, जब ये आपदा आई जनवरी में, 1 जनवरी को, 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को, तो साल भर पहले से वहां पर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति सरकार को चेता रही थी, धरने दे रही थी। इसके बाद ये ठीकरा फोड़ने का जो है बयानबाजी देने का काम शुरू करते हैं। लेकिन अगर चूक है, प्रशासनिक लापरवाही है, अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो उसको मानना चाहिए। और जो एक फार्मूला था प्रदेश के अंदर विकास का, आप देखिए ये जो ऑल वेदर रोड की ये बात करते हैं आज, लेकिन ये जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय ये चारधाम सुधार मार्ग के नाम से डीपीआर बनी, ये स्वीकृत हुई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ परेड ग्राउंड में उसका उद्घाटन किया, और अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते हरीश रावत जी ने की। अगर आप उस डीपीआर को उठाएं तो वो डीपीआर जो है चारधाम सुधार मार्ग के नाम से ही है आज भी। उसको भले ही इन्होंने ऑल वेदर रोड नाम दे दिया हो, तो उसमें मिनिमम कटिंग और मैक्सिमम जो है प्रोटेक्शन का जो एक फार्मूला था, वही प्रदेश में विकास के लिए होना चाहिए कि प्रकृति के साथ कम से कम छेड़छाड़ हो। और जो ऐसे पॉइंट है ये चिन्हित होने चाहिए कि जहाँ लैंडस्लाइड आ सकता है,
जहाँ दिक्कतें हो सकती हैं, जी, तो जी। हम पहले से अलर्ट क्यों ले रहे हैं? वहाँ प्रोटेक्शन वाल बननी चाहिए, ठीक वहाँ है। प्रोटेक्शन के काम होने चाहिए, लेकिन यह है कि हो नहीं रहा है। अधिकारी केवल बयानबाजी करते हैं, जब आपदाएं आती उस समय ऐसा ठीक है, संवेदनशील सत्यवीर टोन सिंह होता चौहान है। जी, ये तो एक्सेप्ट करते हैं ना कि जो हादसा हुआ उसे कमतर नहीं आंका जा सकता, लापरवाही भी है। उसके बाद भले ही आप एक्शन ले रहे हैं, 40 दुकानों को डिमोलिश कर दिया गया है जो अवैध तरीके से बनी है, लेकिन उससे पहले अगर वक्त रहते ये एक्शन लिया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आज भी हम देखते हैं, आप किसी भी पिकनिक स्पॉट पर चले जाइए, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत छोटी मोटी ऐसी चाय की टपरियां, ऐसे मैगी पॉइंट बने हुए हैं जिनका कोई आधार नहीं है। कितनों को मुआवजा बांटते रहेंगे फिर आप? सचिन जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी सरकार समय समय पर काम करती रहती है कि किसने कितना अतिक्रमण किया है। विगत दिनों आपने देखा भी है किस प्रकार से अभियान चलाया। अभी एक हफ्ते पुरानी ही मैं आपको बात बता दूं, जिस प्रकार से नैनीताल में जिस प्रकार की जो अतिक्रमण था उसको भी ध्वस्त किया गया। हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है, 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन लगातार काम कर रही है और लोगों के बीच में जाके काम कर रही है। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो गौरीकुंड में हादसा हुआ, पहाड़ों में इस प्रकार से कभी कभी मैं देखने को मिलता है कि भाई बादल फटने की संभावना होती है, कहीं पर इस प्रकार के आपको कई विगत दशकों से आपको लगता होगा कि ये बहुत मजबूत पहाड़ नहीं, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सर, प्राकृतिक आपदा पर किसी का जोर नहीं है, उसको नहीं रोका जा सकता, लेकिन जमीनी स्तर पर जो प्रबंध होने चाहिए थे उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और डीपीआर का जिस तरह से जिक्र किया है कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने, वो कह रहे हैं कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने मिनिमम कटिंग और मैक्सिमम प्रोटेक्शन का जिक्र किया है। मैं आपको सचिन जी बताना चाहता हूं कि इनकी डीपीआर कहां बनती थी वो तो सभी को पता है कि उत्तराखंड में अगर सड़कों का काम करने का भी अगर किसी ने काम किया है, लोगों तक सड़कें पहुंचाने का काम भी किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और चाहे केंद्र में रहते हुए जिस प्रकार से उत्तराखंड को एक विशेष राज्य का पैकेज था, उस पैकेज को बहाल नहीं कर पाए। आज डीपीआर की बात करते हैं, ये उस पैकेज को खत्म होता रही रावत के समय अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो दिल्ली की दौड़ लगा देते हैं, मगर उत्तराखंड में किस प्रकार से वो विशेष पैकेज की दोबारा से बहाली की जाए उसके लिए एक भी दौड़ नहीं लगाई इन्होंने। आज ये डीपीआर करने का रोना लगा रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड में कुछ धरातल पे कुछ नहीं किया, धरातल पे किया तो किस प्रकार से यहाँ पे लूट खसोट की जाए वो किया। और बात रही उत्तराखंड के विषय में, कहना चाहता हूँ विगत वर्षों में जिस प्रकार से उत्तराखंड में उत्तरोत्तर सर देखिए, एक एक करके बोलिए, ऐसे आप बोलेंगे ना तो जनता समझ नहीं पाएगी। अपनी बात को आप रखिए, आपको मंच मिल रहा है और इस पर सार्थक बहस होनी चाहिए। एक पता नहीं इस प्रकार की क्या दिक्कत हो गई है। नहीं, एक एक करके अपनी बात रखिए सर। इस तरीके से अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो फिर समझ में किसी के नहीं आएगा। ठीक है, संगीता शर्मा भी हमारे साथ बनी हुई है, आम आदमी पार्टी से स्पोक्स पर्सन है। संगीता जी, जिस तरह की त्रासदी ये देखने को मिल रही है उत्तराखंड में, एक के बाद एक, इससे पहले भी घटना हुई 2013 में केदारनाथ आपदा, उसके बाद 21 में रैणी आपदा और 22 में चमोली आपदा, और उसके बाद ये जो रिसेंटली गौरीकुंड में हुआ है, कहां आपको लगता है कहां ऐसी चूक है कि हर बार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, हादसे होने के बाद हम सबक लेते हैं? जी संगीता जी, अपनी बात रखिए। जी जी, आ रही है आपकी आवाज। देखिए सचिन जी, जो इस तरह की आपदाएं लगातार उत्तराखंड में आई हैं, उत्तराखंड की सरकार ने इससे कोई सीख लेने का काम नहीं किया। दैवीय आपदा आती है, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति जैसी है सचिन जी, वो वैसे ही रहेगी। हम उसको बदल नहीं सकते कि हम वहाँ पहाड़ हटा के दूसरी जगह रख देंगे या मैदान में शिफ्ट कर देंगे। जैसा हमारा उत्तराखंड है उसे वैसे ही रहना है। इस उत्तराखंड में आपदाओं से जो जान माल का नुकसान होता है उसको कैसे कम किया जाए, हमें तैयारी उसके लिए करनी पड़ेगी, हमें सर्वे उसके लिए करने पड़ेंगे, हमें ब्लूप्रिंट्स उसके लिए तैयार करने पड़ेंगे। हम उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को नहीं बदल सकते। तो लगातार ये कह देना कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, यहाँ आपदाएं आती रहती है, तो मैं इसे एक बहाने से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि 23 वर्षों में जब से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ तब से इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश था, मानते हैं बड़ा तब राज्य था, तो ये इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता होगा। लेकिन जब ये राज्य अलग हुआ और इसकी भौगोलिक स्थिति इसके सापेक्ष है, तो क्या यहाँ की सरकारों को नहीं पता कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है? और यहाँ लगातार आपदाएं आती हैं, और 2013 की इतनी बड़ी आपदा से भी हमने कुछ नहीं सीखा। और देखिए सचिन जी, लगातार चाहे वो जोशीमठ का काम हो, चाहे अभी हमने देखा कि करंट लगने की इतनी बड़ी घटना हुई नमामि गंगे प्रोजेक्ट में, तो लगातार जो आपदाएं आ रही है, सरकार का ध्यान आखिर है कहाँ? जबकि आपदा प्रबंधन विभाग एक अलग से विभाग है जिसको अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। तो कोई भी विभाग है जब वो अपनी पूरी तैयारी करके नहीं रखता, तो हम लगातार
देखते हैं कि किस तरह की आपदाओं से जान और माल का नुकसान होता है। और सचिन जी देखिए, हम ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं। ऑल वेदर हमने नाम बहुत अच्छा रखा, लेकिन उस सड़क पे इसके विपरीत काम होता है। ऑल वेदर हर मौसम में चलने वाली रोड, लेकिन हम देख रहे हैं जैसे ही मानसून आता है 40 से 50 बार रोड बंद हो जाती है। तो वो किस तरह की ऑल वेदर रोड है? आज ऑल वेदर रोड उत्तराखंड के लिए सजग कम और मुसीबत का कारण लोगों के लिए ज्यादा बन गई है, क्योंकि वो लगातार बंद हो जाती है, लोगों का आना जाना रुक जाता है। आप ऐसे में सोचिए, किसी को चिकित्सा की जरूरत है तो उसके तो परिवार के लोगों की जान चली जाती है, वो अस्पताल तक नहीं पहुंच ठीक है। तो ये किस तरह की ऑल वेदर रोड है? ठीक है। तो आप कोई भी काम कीजिए तो उसका ब्लूप्रिंट अच्छे से तैयार कीजिए। आज देश में वैज्ञानिकों की कमी नहीं है सचिन जी। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, जो जितने भी विकास के काम हुए हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। सत्यवीर सिंह चौहान जी, मेरा सवाल सीधा आपसे यही है कि जिस तरह के हम देख रहे हैं कि धामी सरकार काफी एक्शन मोड में नजर आती है और वो चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से जमीनी स्तर पर काम दिखे भी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। मैं इसको क्या समझूं कि सरकारी आदेशों पर नौकरशाही इतनी ज्यादा हावी है कि सरकार के आदेशों का कोई डर नहीं है अधिकारियों को। आप कहते हैं कि हम तो पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जब अधिकारियों को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको ये आदेश दिए जाते हैं, तो फिर वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं होते, इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता उनका? सचिन जी, आपने कहा कि हमारे जो अफसरशाही है वो काम नहीं कर रहे, तो मैं आपको 2 उदाहरण बताना चाहूंगा सचिन जी, और अभी ताजे जो उदाहरण आए वही बताना चाहूंगा। उत्तराखंड पूरे भारत में जितने भी हिमालय राज्य है उसमें निर्यात में नंबर 1 आया है। अगर हमारे अधिकारी काम ना करते तो हम पूरे जितने हिमालय राज्य है उसमें निर्यात में नंबर 1 नहीं आते। और दूसरा एक चीज बताना चाहता हूँ कि यही नहीं, पूरे जितने आप राज्य उठा के देख लीजिए भारत के, चाहे यूनियन टेरिटरी उठा लीजिए, चाहे आप केंद्र जो पूर्ण राज्य है उनको उठा लीजिए, उसमें भी हम 9वें नंबर में निर्यात में। आप देख लीजिए कि अफसरशाही और सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। नहीं, ऋतु खंडूरी जी का एक वीडियो जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें वो किसी को लताड़ लगाती भी नजर आ रही है। उसके ऊपर भी आऊंगा मैं आपको। दूसरा, उत्तराखंड के अंदर हम अगर देखा जाए तो पूरे भारत में जो हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है फार्मास्यूटिकल का, तो वो उत्तराखंड के अंदर है। और केंद्र सरकार इसमें और इन्वॉल्व होना चाहती है कि हम उत्तराखंड को इस फार्मास्यूटिकल में किस प्रकार से और मजबूती दे सके, उसमें हमारे अफसरशाही लगातार उसमें काम कर रहे हैं। और यही नहीं, जो हमारा फार्मास्यूटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर काम करने वाले सबसे अधिक हमारे रोजगार उत्पन्न करने वाले फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि, और एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीएसटी के आंकड़े अगर इस प्रकार से अनुकूलता के अनुसार हमारे नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा टैक्स जो कलेक्शन है उसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, मगर इस प्रकार से प्रयास करना कि हम पूरे भारत में जिस प्रकार से अभी आंकड़े आए हैं कि जो हमारा नेशनल एवरेज से भी हम 1% ज्यादा निकल के आए। नेशनल एवरेज की जो ग्रोथ है वो 18% है जो पिछले आंकड़े उठाएंगे, और हमारी 19% है। तो अगर हमारे कर्मचारी या आला अफसर काम नहीं करते या सरकार काम नहीं करती तो ये सब आंकड़े हमारे सामने नहीं होते। शिषपाल जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां तो सब जानते हैं, मगर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर अभी शासन है, उनके यहाँ कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या कौन सी ऐसी भौगोलिक दृष्टि है कि वहां तो वहाँ 4 व्हीलर गाड़ी पूरा का पूरा सड़क के अंदर चले जा रहा है। वो बात करें उत्तराखंड का, पहले दिल्ली संभालिए, उत्तराखंड कहा दिल्ली से कंपेयर कर रहे हैं आप उत्तराखंड को? तरीके से काम हो रहा है। सचिन जी, आपने ऋतु खंडूरी की बात कही तो मैं 5 सेकंड में उससे बात करना चाहूंगा। आपने कहा कि ऋतु खंडूरी जी ने अधिकारियों से बात करी है और ये सब कहा है। भाई, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो वहाँ का प्रतिनिधित्व करती है। अगर उनके पास कोई समस्या आती है तो ये तो बहुत ही सुखद समाचार है, बहुत ही संतोष की बात है कि वो तुरंत उससे कार्रवाई करने के लिए। नहीं सत्यवीर सिंह जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि सरकार की मंशा तो एकदम क्लियर कट है। जनप्रतिनिधि नहीं, सरकार की मंशा एकदम क्लियर कट है, वो तो चाहती है कि जमीनी स्तर पर काम हो, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। सर, सवाल तो यही है, प्रॉब्लम तो यही है। मैंने सचिन जी आपको 2 उदाहरण बताया। निर्यात में हम नंबर 1 पे पूरे हिमालय राज्य में है और पूरे भारत में 9वें नंबर पे है। चलिए ठीक है, आपने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा। शिषपाल जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जो मैं फार्मास्यूटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे आगे है। ठीक है सर, अरे बोल दिया भाई तुमने। शिषपाल सिंह जी अपनी बात रखिए आप। देखिए सचिन जी, अभी ये ऋतु खंडूरी को लेकर कह रही है कि सरकार अलर्ट मोड पे है, सरकार जागरूक है। अरे भाई, वो लताड़ लगा रही है अधिकारियों को। वो कह रही है कि बार बार कंप्लेंट करने के बाद मालन नदी के पुल की जो है मरम्मत नहीं की गई,
आखिर क्यों आप विपक्ष के नहीं सुन रहे, अपनी विधानसभा अध्यक्ष के नहीं सुन रहे, तो आप सुन किसके ले रहे हैं? ये तो घोर लापरवाही का मामला है। इसी तरीके से वो जो है सिंचाई विभाग के और पेयजल के अधिकारियों को हड़का रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो विपक्ष के आरोप है उसी की पुष्टि जो है रितु खंडूरी जी कर रही है और लापरवाही की स्तर पर बढ़ती जा रही है। सचिन जी, उसका उदाहरण दूंगा। हरीश रावत जी की सरकार ने राज्य के अंदर 348 गाँव के पुनर्वास का जो डीपीआर है, जो प्रस्ताव है, केंद्र सरकार को भेजा था। उसके बाद इनकी सरकार आ गई। आज तक पुनर्वास के कामों पर इन्होंने एक नजर नहीं डाली, क्योंकि वो गांव आपदाग्रस्त है, कभी भी वहां भयावह समाचार आ सकते हैं दुर्घटनाओं के। तो आप जो आपदा में पुनर्वास की मांग कर रही है 348 गाँव, आज अगर सर्वे होगा तो इन गाँव की लिस्ट नहीं, शिषपाल सिंह बिष्ट जी, 2013 में जब आपदा आई थी तो किसने हाथ खड़े किए थे? देखिए सचिन जी, 2013 की आपदा पर मैं एक दृष्टि डालना चाहूंगा। वो अप्रत्याशित आपदा थी जिसको पूरा विश्व जो है आश्चर्यचकित था। नहीं, वहां पर भी तो किसी ने सरेंडर कर दिया था कि भैया बस का नहीं है। नहीं सचिन जी, देखिए 1 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू उस आपदा में हुआ। 5,000 लोग मारे गए, 5,000 लोग लापता हुए, 55 नरकंकाल मिले, 4,200 से अधिक गांवों का संपर्क उस दौर में जो है कट गया था। 2,141 भवन पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। 1,309 हेक्टेयर भूमि पूरे प्रदेश के अंदर जो है किसी भूमि बह गई थी और 100 से ज्यादा छोटे बड़े होटल ध्वस्त हुए थे। 2,385 सड़कों को भारी नुकसान हुआ था। 86 मोटर पुल और 172 छोटे बड़े पुल बह गए थे। उतनी बड़ी आपदा से उस समय की सरकार ने जिस तत्परता से जिस तरीके से केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ, 3 पैकेज हमने केंद्र सरकार से उस समय मांगे थे। एक 7200 करोड़ रुपए का, एक 4800 करोड़ रुपए का, एक 3200 करोड़ रुपए का। और आपने देखा कि जो 3200 करोड़ रुपए का पैकेज उस समय मिला, उससे जो है वहां के मुआवजे सेटल हुए, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ। ठीक है, केदारनाथ ये आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी उपलब्धि है, उसको तो बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है। शुरू की गई, लेकिन भारतीय उसमें तो वो कहते हैं कि केंद्र का सपोर्ट था, तभी केदारनाथ का पुनर्निर्माण ये हो पाया। अरे केंद्र में तब यूपीए 2 की सरकार थी 2013 में। सत्यवीर सिंह चौहान जी, अपनी बात रखिए आप। भाजपा तो कांग्रेस। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे संगीता शर्मा जी के पास जाना है। बोल लिया आपने, बहुत बोल लिया, अब सुन लीजिए। हाँ, अभी कह रहे थे, अब सुन लीजिए ससुराल। हाँ, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अभी कह रहे थे बहुत बोल लिया। ठीक है सर। अरे शिषपाल जी सुन लीजिए अब। अभी तक पैकेज नहीं ला पाए। हाँ, थोड़ा शांति, थोड़ा शांति। प्रदेश की जनता देख रही है किस तरीके से प्रदेश की जनता थोड़ा शांति रख लीजिए। शिषपाल सिंह बिष्ट जी सुन लीजिए ना, आपने अपनी बात रखी, मैंने पूरा टाइम दिया सर। शिषपाल जी पुनर्वास कर रहा हूँ आपका। इनकी आपदा की संवेदनशीलता है। ठीक है, मुझे संगीता शर्मा के पास भी जाना है सर, उनको बहुत कम टाइम मैंने दिया है। अपनी बात रखिए आप। हाँ, सत्यवीर सिंह जी, अपनी बात रखिए आप, बहुत ही शॉर्टली सर। हाँ, कितनी हास्यास्पद बात शिषपाल जी ने करी। सचिन जी, जो राम को काल्पनिक कहने वाले लोग वो कह रहे हैं कि हम मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे, उसका पुनर्द्धार करेंगे। उनसे कोई कल्पना कर। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ जी, आप क्यों इतना घबरा रहे हो, क्यों धैर्य खो रहे हो? थोड़ा शांति से सुन लीजिए। अरे अभी तो केवल इतना सा बताया मैंने सर। कट टू कट अपनी बात रखिए ना, ये शाराना अंदाज में यहाँ पर बात नहीं होगी सर, मेरे पास समय का अभाव है। क्यों राज्य के लिए? अरे रुक जाओ, राम को काल्पनिक कहने वालों, 22 वकील खड़े करने वालों, रुक जाओ। आपका आप मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं सर। बात उत्तराखंड की हो रही है, आप अयोध्या पहुंच गए। सचिन जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला हूँ, या तो इनको शांत करा लीजिए। मैं शांत करवाऊंगा सर, एक शर्त में, जब कट टू कट जवाब आप देंगे। आप शाराना अंदाज यहाँ पर नहीं चलेगा, समय का अभाव है। जिस मुख्यमंत्री कार्यालय से ये ऑडियो और वीडियो आते हो कि हरीश रावत ये कहते हो कि जितना आपको खाना है, मेरी दृष्टराज की आंखें हैं, मुझे दिल्ली तक पहुंचाना, 10 जनपद तक। आप मेरी कोई आपत्ति उसके ऊपर नहीं है। अरे भैया, तो सत्ता आपके हाथ में है सर, क्यों गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हैं आप? जिन्होंने सत्ता आपके हाथ में है। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में, डबल तरीके से काम होना चाहिए। बताइए सचिन जी की मैं इनके बीच में नहीं बोला हूँ। चलिए ठीक है, आप दोनों उलझे रहेंगे, मुझे आप दोनों का फेडर डाउन करना पड़ेगा। संगीता जी, अपनी बात रखिए आप, समय का अभाव है। देखिए सचिन जी, जिस तरह से उत्तराखंड के इस समय हालात हैं, आपने पिछले दिनों वीडियो भी देखा होगा, बच्चे किस तरह से नाले को पार करते हुए जा रहे थे। तो ये सरकार की कथनी और करनी और चाल चरित्र चेहरे में बहुत फर्क है। जब आप देखिए कि
रामनगर में हम कई बार अभी हादसे देख चुके हैं कि बस गिर जाती है, नाले उफान पर है, लेकिन ये अभी तक सरकार वहां पुल बनाने का काम भी लेकिन नहीं कर संगीता पाई जी, है। इसमें सिर्फ बीजेपी को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बारी बारी से सबने राज किया, कांग्रेस की सरकार भी रही, तभी भी कोई हालात इतने बेहतर नहीं थे। बीजेपी की सरकार है, सत्ता में वो लोग हैं, तो जहां भी निर्माण का कार्य है उन्हीं को करना पड़ेगा, कोई दूसरी सरकार आकर के नहीं करेगी। नहीं, इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी थी ना, सवाल उन पर भी उठते हैं। काम करने की जिम्मेदारी उनकी है। जब वो डबल इंजन की सरकार कहते हैं और जब हादसा होता है, लोगों की जान जाती है, तो आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकार को ही लेनी पड़ेगी। केवल सरकार वोट लेकर के सत्ता में बैठने के लिए, सत्ता की मलाई चाटने के लिए, भर के लिए नहीं होती। सरकार जो जनता है उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए भी होती है। आप अस्पतालों के हालात देखिए, एक एक बेड पर दो लोगों को देखा कि इनके पास सब पूरे बेड नहीं है। आज डेंगू से, आई फ्लू से बिल्कुल उत्तराखंड में लोग परेशान हैं, लेकिन इनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। तो देखिए, ना ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना ही आपदाओं को रोकने के क्षेत्र में जो मानव जनित आपदाएं हैं, उनको हर क्षेत्र में सरकार फेल होती नजर आई है। ये सरकार बस वाहवाही लूटने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है। ठीक है, फाइनल कमेंट सत्यवीर सिंह चौहान जी, बहुत ही शॉर्टली। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शिक्षा पे बात कर रहे थे। इनका शिक्षा मंत्री तो जेल के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं। ठीक है सर, वो दिल्ली पर नहीं जा रहा है। मैं उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैं इसके लिए टाइम नहीं दूंगा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। बात उत्तराखंड की हो रही है, आप दिल्ली और कहीं और का जिक्र आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि इसके बाद धामी सरकार एक्शन में गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि इससे पहले ऐसी जगहों को क्यों चिन्हित नहीं किया गया जो डेंजरस जोन में आ रही हैं, और उसके बाद जब घटना घट जाती है तब एक्शन लिया जाता है। हालांकि अब सर्वे करने की बात सामने आ रही है कि सर्वे किया जाएगा, उसमें जो ऐसे पुल हैं जो क्षतिग्रस्त अवस्था में है या फिर ऐसे जो डेंजरस पॉइंट हैं उन पर सरकार अब ध्यान देगी, आगे काम किया जाएगा ताकि ऐसा कोई आने वाले वक्त में बड़ा हादसा ना हो सके। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।